हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारी यूपी पीसीएस प्री टेस्ट सीरीज़ में आज 9वां वीडियो होगा ये। और हमारी यूपी पीसीएस एस्पिरेंट्स के अलावा वे लोग जो बीईओ, आरओ बीपीएससी या अदर स्टेट सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो के फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बापू माई मदर शीर्षक से एक संस्मरण किसने लिखा था? ए बी आर नंदा, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी महादेव देसाई, डी मनु बहन। तो देखिए, मनु बहन गांधी जी की पोती थीं और इन्होंने बापू माई मदर नामक एक संस्मरण लिखा था, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। व्याख्या देखते हैं। बापू माई मदर के शीर्षक से एक संस्मरण मनु बहन ने लिखा था। मनु गांधी जी की पोती थीं, लेकिन गांधी जी ने स्वयं को मनु का पिता बना लिया था। सितंबर 1946 में नोआखली में हुए दंगों के समय मनु उनके साथ पैदल यात्रा में शामिल हुई थीं और उनके मृत्यु तक उनकी एकमात्र निरंतर साथी थीं। इस पुस्तिका में कुमारी मनु गांधी ने गांधी जी के साथ कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुए गांधी जी के चरित्र और सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। तो देखिए, ये इस पुस्तिका का कवर है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व सर्वप्रथम स्थापित हुआ? ए वांडीवाश का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी बक्सर का युद्ध, डी बेदरा का युद्ध। तो देखिए, 1757 के प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है, इसलिए उत्तर हो जाएगा बी। व्याख्या देखते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्लासी नामक स्थान पर बंगाल के नवाब तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने युद्ध में नवाब का साथ दिया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त किया था। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के षड्यंत्र के कारण पराजित हुई थी। युद्ध पश्चात मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 है, दारा शिकोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, बी मज़्म उल बहरीन दारा शिकोह की रचना है, सी लेनपून ने दारा को लघु अकबर की संज्ञा दी है, डी धर्मट के युद्ध में उसने औरंगजेब को परास्त किया था। तो देखिए, ए बी और सी ये तीनों सही हैं, और जबकि धर्मट के युद्ध में औरंगजेब के हाथों वह परास्त हुआ था, इसलिए कथन डी गलत हो जाएगा और यही उत्तर होगा। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, जो एक विद्वान लेखक भी था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर नामक शीर्षक से किया। मज़्म उल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना है। दारा शिकोह की उसकी सहिष्णुता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। 15 अप्रैल 1658 में उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें दारा शिकोह परास्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, बाईं तरफ वैज्ञानिक उपकरण है और दाहिनी तरफ उनके कार्य दिए हैं। तो ए में है टैकोमीटर, नाव की गति नापने के लिए, बी स्फेरोमीटर गोली तल की वक्रता, सी पायरोमीटर वस्तु का ताप, डी पेरिस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने हेतु। तो देखिए, ए बी सी में जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनके कार्य सही बताए गए हैं, जबकि पेरिस्कोप का कार्य यहाँ गलत दिया हुआ है। पेरिस्कोप का क्या कार्य होता है? पेरिस्कोप किसी पनडुब्बी में जल की सतह के ऊपर के वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा उत्तर डी है। आइए इन उपकरण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। टैकोमीटर एक उपकरण है जो मोटर या इंजन में शाफ्ट या डिस्क की रोटेशन गति को नापता है तथा इस गति को चक्रण प्रति मिनट मतलब कि रिवॉल्यूशन पर मिनट में प्रदर्शित करता है। स्फेरोमीटर यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या नापता है। पायरोमीटर यह दूर स्थित वस्तुओं से आने वाले तापीय विकिरण को मापता है, जिससे कि वस्तु का ताप पता चलता है। और पेरिस्कोप पनडुब्बियों में प्रयोग होने वाला एक उपकरण है, जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पनडुब्बी को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो देखिए ये होता है पेरिस्कोप, जो किसी पनडुब्बी में लगा होता है, और दाहिनी तरफ की इमेज में दिखाया है कि किस तरह से कार्य करता है। इसमें यहाँ दो दर्पण लगे होते हैं, और कोई अगर वस्तु है बाहर तो इससे आने वाला प्रकाश यहाँ पे पहली बार परावर्तित होगा और दूसरी बार यहाँ पे परावर्तित होगा, और इस तरह से किसी व्यक्ति की आँख में ये पहुँच जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ए ग्लाइकोजन, बी अमीनो अम्ल, सी वसा, डी टोकोफेरॉल। तो देखिए मानव शरीर में ग्लाइकोजन, वसा और टोकोफेरॉल ये तीनों ही संग्रहित होते हैं, और अमीनो अम्ल जो है ये शरीर में संग्रहित नहीं होता, ये प्रतिदिन हमारे भोजन में चाहिए होता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा बी। व्याख्या में देखते हैं। ग्लाइकोजन यकृत में संचित होता है, जबकि टोकोफेरॉल, जिसे विटामिन ई भी कहा जाता है, वसीय ऊतकों तथा यकृत में संचित होता है। मनुष्य 20 अमीनो एसिड में से 10 का उत्पादन कर सकता है तथा अन्य 10, जिन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है, की आपूर्ति भोजन द्वारा होती है। वसा और स्टार्च के विपरीत मानव शरीर बाद में उपयोग के लिए अतिरिक्त अमीनो एसिड को संग्रहित नहीं कर सकता है, इसलिए एक मनुष्य को प्रतिदिन भोजन में अमीनो एसिड चाहिए। और अगर आपको अमीनो अम्ल के बारे में और जानना है तो इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 पॉलिटी से है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, 2 एंग्लो इंडियन व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। कथन 2, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत किया जाता है। तो देखिए पहला कथन गलत है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन व्यक्ति को राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। और कथन 2 भी गलत है, क्योंकि 2 नहीं बल्कि 1 एंग्लो इंडियन व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत किया जाता है। इसलिए दोनों ही कथन गलत हैं और उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करते हैं। इस प्रकार विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह एक एंग्लो इंडियन को सदन में चुनकर भेज सकता है। कब? जबकि कोई एंग्लो इंडियन चुनाव ना जीता हो। और एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है संविधान के अनुसार? 366(2) के अनुसार एंग्लो इंडियन ऐसे किसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत गठित की जाती है? ए 25 लाख, बी 35 लाख, सी 30 लाख, डी 20 लाख। तो देखिए किसी राज्य की जनसंख्या जब 20 लाख से अधिक होती है तभी वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत गठित की जाती है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो कि ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 243(2) के अनुसार उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर के पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारक नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये तीनों ही गैस अम्लीय वर्षा का कारक होती हैं। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा था कि कौन इसमें कारक नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर वहां विद्यमान जल वाष्प के साथ मिलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। जब यह एसिड वर्षा के जल के साथ धरातल पर पहुंचता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से पेड़ पौधों, जीव जंतु तथा इमारतों को नुकसान पहुंचता है तथा मृदा की अम्लीयता को भी यह बढ़ाता है। अम्ल वर्षा का pH मान 6.5 से 5.6 के बीच होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट।
और देखिए इसमें अम्ल वर्षा का पूरी प्रक्रिया दिखाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक क्रिया सकारात्मक प्रभाव रखती है? ए सहजीविता, बी परजीविता, सी प्रतियोगिता, डी परभक्षण। तो देखिए परजीविता, प्रतियोगिता और परभक्षण, इन तीनों प्रक्रियाओं में कम से कम एक जाति को नुकसान पहुंचता है, जबकि सहजीविता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भाग लेने वाली दोनों जातियों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए उत्तर हो जाएगा ए। आइए सहजीविता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सहजीविता में दो जीव एक साथ रहते हैं तथा उनका जीवन अलग अलग संभव नहीं होता, जैसे कि फली की जड़ों में रहने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया। तो यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया और जड़ के बीच में सहजीवन होता है। और इस चार्ट में अगर देखें तो इसमें जितनी भी अंतर क्रियाएँ हैं उससे दो जातियों पे क्या प्रभाव पड़ते हैं वो दिखाया गया है। जैसे कि जाति अ और जाति ब के बीच में ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं और उन पे पड़ने वाले प्रभाव को प्लस, माइनस और ज़ीरो में दिखाया गया है। जहाँ पे ज़ीरो का मतलब जातियों पे कोई प्रभाव नहीं होता, प्लस का मतलब सकारात्मक प्रभाव और माइनस का मतलब नकारात्मक प्रभाव। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो सहोपकारिता और सहभोजिता में कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है दोनों में से किसी भी जाति को, जबकि परजीविता और परभक्षण में आप देखेंगे कि एक जाति को फ़ायदा होता है जबकि दूसरी जाति को नुकसान होता है। और प्रतियोगिता में अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों ही जातियों को नुकसान होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, बी ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, सी नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या महाराष्ट्र में है, डी उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 65.7% है। तो देखिए कथन ए, बी और सी बिल्कुल सही है, जबकि कथन डी गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 65.7% नहीं है अपितु 67.7% है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% है, जबकि महिला साक्षरता दर 57.2% है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? ए जोजिला, बी शिवकीला, सी नीति, डी नाथुला। शिवकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, इसलिए उत्तर बी हो जाएगा। शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। सतलुज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में दाखिल होती है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, जिससे होकर कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग गुजरता है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जिससे होकर दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। इन मैप्स को देख लीजिएगा एक बार, इसमें बाकी दर्रों की भी स्थिति आपको पता चल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, काली मिट्टी के संबंध में सत्य कथन को छांटें। पहला, यह दक्कन के पठार के अधिकांश भाग पर पाई जाती है। दूसरा, यह आमतौर पर गहरी और अपारगम्य होती है। तीसरा, शुष्क ऋतु में इनमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। चौथा, इनमें जैव पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। तो देखिए काली मिट्टी में जैव पदार्थों की कमी होती है। बाकी ये तीन कथन सही हैं और ये गलत हो जाएगा, इसलिए उत्तर होगा सी। व्याख्या में देखते हैं। देखिए इसे रेगुर, काली कपास की मिट्टी या काली मृदा कहते हैं। इनके पाए जाने वाले क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात,
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों में भी पाई जाती हैं और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में ये स्थित हैं। इस मैप में आप इनकी स्थिति देख सकते हैं। और अगर विशेषताओं की बात करें तो ये मृण्मय, गहरी तथा अपारगम्य होती हैं। दूसरा, गीली होने पर फूल जाती हैं तथा सूखने पर सिकुड़ जाती हैं, इसीलिए शुष्क ऋतु में इनमें चौड़ी दरारें पड़ती हैं। और नमी का धीमे अवशोषण करती हैं और धीमा क्षय भी करती हैं। और रासायनिक विशेषताओं की बात करें तो इनमें चूना, लोहा, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। वहीं फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत सरकार को किस देश से चीते लाकर यहाँ बसाने की अनुमति दी गई है? ए नामीबिया, बी दक्षिणी सूडान, सी केन्या, डी मोजाम्बिक। तो देखिए, चीतों का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में एक मांसाहारी जीव के रूप में महत्वपूर्ण स्थान होता है और भारत में पिछले कुछ दशकों से बड़ी संख्या में इनका शिकार किए जाने के कारण इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई थी, जिसके संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण मतलब कि NTCA ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह अनुमति दे दी कि वो नामीबिया से चीतों को लाकर यहाँ पर बसा सकते हैं। इसलिए उत्तर हो जाएगा ए। और चीतों के बारे में अगर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो IUCN द्वारा इन्हें सुभेद्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इनकी जो उप प्रजाति होती है एशियाई चीते वाली, इन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और कुल संख्या में देखा जाए तो 6674 बचे हुए हैं पृथ्वी पर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में किन दो शहरों के बीच अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? ए मुंबई और नासिक, बी मुंबई और पुणे, सी बेंगलोर और चेन्नई, डी दिल्ली और जयपुर। तो देखिए, अभी हाल ही में मुंबई और पुणे के बीच में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। 14 फरवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई और पुणे के बीच देश की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की। 43 सीटर क्षमता वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक बस एक बार चार्ज होने पर 300 किलोमीटर चलने में सक्षम है। इस बस को दोनों शहरों के बीच प्रतिदिन 2 बार चलाया जाएगा। तो ये देखिए, ये है वो इलेक्ट्रिक बस जो मुंबई और पुणे के बीच में चलेगी। तो हमारी टेस्ट सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है आज। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। बाकी PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।